डियर स्टूडेंट, बीकॉम थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल नया टॉपिक मैं स्टार्ट करा रही हूँ। अभी तक हमने समता अंश पूंजी की लागत, अधिमान अंशधारियों अंश की लागत और देनदारियों की लागत के बारे में हमने पढ़ाई करी थी। आगे मैं आपको प्रतिधारित आय की लागत के बारे में पढ़ा रही हूँ। प्रतिधारित आय क्या होती है? वह अर्जनें जो कि कंपनी के द्वारा लाभांश के रूप में अंशधारियों को नहीं दी जाती और लाभ में से वो संपूर्ण राशि का भाग अवितरित जो राशि है उसको संचय के रूप में रख लिया जाता है, वो क्या कहलाती है? प्रतिधारित आय कहलाती है। इसका प्रयोग वित्त की भावी मांग को पूर्ण करने हेतु किया जाता है। इसी से की हुई आय का प्रतिधारित आय कहा जाता है। प्रतिधारित आय के रूप में संगठन को आंतरिक साधनों से पूंजी प्राप्त होती है। इस परिप्रेक्ष्य में आम धारणा यह है कि प्रतिधारित आय के रूप में संग्रहित पूंजी की कोई लागत नहीं होती है, क्योंकि प्रतिधारित आय तो कंपनी के पास में जो रिजर्व्स हैं उनको कहा जाएगा, इसलिए उसकी कोई लागत नहीं होती है। परंतु व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो जो भी लाभ प्राप्त हुए हैं कंपनी को, वह किसके द्वारा, अंशधारियों द्वारा जो विनियोजित पूंजी है उस पर उनका हक बनता है और उस लाभ में से आपने कुछ हिस्सा लाभांश के रूप में दे दिया और जो बाकी हिस्सा बचा वो आपने रिजर्व में रख लिया। परंतु वास्तविक रूप से देखा जाए तो यह पैसा किसका है? अंशधारियों का है। इसलिए अंशधारियों का भुगतान न करके उस पैसे को आपने भविष्य के लिए रिजर्व रख दिया। इसलिए जो अंशधारकों द्वारा अपने लिए उपलब्ध लाभ में से कुछ भाग का परित्याग किया गया है, वह उसकी लागत कहलाएगी। प्रतिधारित आय की लागत की गणना के लिए दो परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे जब अंशधारक को प्राप्त लाभांश पर कर एवं दलाली के रूप में कोई धनराशि व्यय नहीं करना पड़ता, और दूसरा जब लाभांश की प्राप्ति पर कर भुगतान एवं विनियोजन पर दलाली इत्यादि का भुगतान करना पड़ता है। परंतु प्रथम स्थिति में प्रतिधारित आय का अवसर लागत समता अंश पूंजी की लागत के समान होगी। इसलिए मैंने एक उदाहरण दिया है कि डिविडेंड पर शेयर है 3 रुपये और पर्सनल इनकम टैक्स रेट है 30%, मार्केट प्राइस है 25 रुपये, ब्रोकरेज ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड है 3%। तो आपको कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग ज्ञात करनी है। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के लिए CR इज इक्वल टू फॉर्मूला है DPS डिविडेंड पर शेयर 1 माइनस TI। T क्या है? इनकम टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल शेयर होल्डर, और 1 माइनस B अपॉन मार्केट प्राइस MP ब्रैकेट में है 1 माइनस TC क्या है? कैपिटल गेन टैक्स रेट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल शेयर होल्डर, और मार्केट प्राइस है MP इंटू 100। तो CR क्या होगा? 3 रुपये क्या है? डिविडेंड पर शेयर है। पर्सनल इनकम टैक्स रेट है 30%, तो 30% कितना हो जाएगा? 0.30, 1 माइनस 0.30 और 1 माइनस 0.03 क्या हो जाएगा? ब्रोकरेज का इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड 3% है तो 0.03 हो जाएगा, और इंटू 25 अपॉन 25 इंटू 100 तो कितना आ रहा है? 8.15%। अब इसमें हम इंफॉर्मेशन TC की हमें नहीं दी गई है तो हम उसको 0 मान लेते हैं। अब इसी तरीके से हम भारित औसत पूंजी लागत की ज्ञात करते हैं। भारित औसत पूंजी लागत से तात्पर्य यह है कि जब किसी भी कंपनी में सभी तरीके की पूंजी विनियोजित की जाती हैं, चाहे वो
डेटर्स हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे इक्विटी शेयर हो या रिटेन्ड अर्निंग हो, तो सभी का एक अपना शेयर होता है। यदि उनको सबको जोड़ दिया जाए, उनकी सबकी लागतों को जोड़ दिया जाए और उनका औसत निकाल दिया जाए, तो वो क्या प्राप्त होती है? हमको भारित औसत लागत प्राप्त होती है। तो भारित औसत पूंजी की लागत की गणना की जाती है इस प्रकार से कि एक WACC इज इक्वल टू E अपॉन V इंटू RE प्लस D अपॉन V इंटू RD इंटू 1 माइनस T। यहाँ पर क्या है? WACC का मतलब है वेटेज एवरेज कैपिटल कॉस्ट। ई क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, इक्विटी शेयर की जो मार्केट वैल्यू है। और डी क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म डेप्ट, जो ऋण लिए हैं। वी क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल, कुल कितनी कैपिटल यूज हो रही है। ई अपॉन वी क्या है? परसेंटेज ऑफ कैपिटल द दैट इज इक्विटी। डी अपॉन वी क्या है? परसेंटेज ऑफ कैपिटल दैट इज डेप्ट। और आर ई क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और आर डी क्या है? कॉस्ट ऑफ डेप्ट। टी क्या है? टैक्स रेट। WACC सूत्र का विस्तारित संस्करण नीचे दिखाया गया है। इसमें WACC अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस परसेंटेज इक्विटी का, कॉस्ट ऑफ डेप्ट परसेंटेज डेप्ट का, प्लस 1 माइनस टैक्स रेट प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक और परसेंटेज ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक का। तो इसके लिए भारित औसत लागत का उद्देश्य कंपनी की पूंजी संरचना के प्रत्येक भाग की लागत का निर्धारण इक्विटी ऋण और उसके पास पसंदीदा स्टॉक के अनुपात के आधार पर करना है। प्रत्येक घटक की कंपनी के लिए लागत है। कंपनी अपने ऋण पर एक निश्चित ब्याज दर और अपने पसंदीदा स्टॉक पर एक निश्चित उपज का भुगतान करती है। भले ही एक फर्म सामान्य इक्विटी पर रिटर्न की निश्चित दर का भुगतान नहीं करता है, लेकिन यह अक्सर इक्विटी धारकों को नकद के रूप में लाभांश का भुगतान करता है। तो हम इसमें एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अंजना लिमिटेड इज एज फॉलो। इक्विटी शेयर है 10 रुपये ईच शेयर के हिसाब से, 20 लाख के उसके शेयर उसने निर्गमित कर रखे हैं। रिटेन्ड अर्निंग 10 लाख की है। 9% प्रेफरेंस शेयर है, 100 शेयर ईच पर 5 लाख के उसने इशू कर रखे हैं। और 12% डिबेंचर पर 100 रुपये ईच पर 15 लाख रुपए हैं। तो टोटल कितने हुए? 50 लाख। द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी सेल्स फॉर ₹30। It is expected that company will pay dividend of ₹3। 3 रुपये उसको डिविडेंड मिलेगा पर शेयर। और कॉर्पोरेट टैक्स 50% है। एज्यूम 20% ऑफ इनकम टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल शेयर होल्डर। कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अब हमें यहाँ पर वेटेड कैपिटल स्ट्रक्चर पता करना है। तो वर्किंग नोट मैंने लिया है। कंप्यूटेशन ऑफ आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ कैपिटल। तो 12% पर डिबेंचर पर क्या है? 12% इंटू 1 माइनस कॉर्पोरेट टैक्स कितना है? 0.50 और कितना आ गया? 6% आ गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेते हैं इक्विटी कैपिटल का। मार्केट प्राइस 330 रुपीज़ है। अब और 3/30 इंटू 100 10% आ गया। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग 1 माइनस 20 30 इंटू 100 8% आ गया। तो हम यदि देखें तो वेट आप निकाल दीजिए 4213 और आफ्टर टैक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 0.10 0.8 0.9 0.6 और इस तरीके से जोड़ेंगे तो 8.3% आएगी। थैंक यू।